स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। अरे, इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शंस की डेट रिलीज कर दी क्या? इंडियन प्रीमियर लीग कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जामनगर में अंबानी फैमिली की महफिल में शामिल होने के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आए हुए हैं? आखिर ये डॉली चाय वाला कौन है जिसकी टपरी पर चाय पीने के लिए बिल गेट्स खुद पहुंचे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस के पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कटौती करेगी? बीते हफ्ते भारत में हर कोई इसी तरह के प्रश्नों के बीच उलझा हुआ था, लेकिन यह हफ्ता शुरू होते ही केंद्र में बैठी मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया कि अब हर ओर इसी की ही चर्चा है। कहीं कोई इसे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कहीं सरकार के इस कदम का विरोध किया जा रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं विवादास्पद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जिसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 6 महीने के भीतर नियम बनाकर इसे लागू करना था। लेकिन 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद 11 मार्च को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बस फिर क्या था, इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही आम जनता से लेकर सत्ता के गलियारों तक सब ओर उथल पुथल सी मच गई। जहां एक ओर दिल्ली के मजनू के टीले पर रहने वाले पाकिस्तानी रेफ्यूजियों ने CAA लागू होने की खुशी में होली खेली और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CAA पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि वे राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने CAA लागू होने पर कहा कि अगर इंडिया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिना किसी संदेह के इसे रद्द कर देंगे। अब यदि आप खबरों पर थोड़ी भी नजर रखते हैं तो आपने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर क्या आप वाकई इसके बारे में जानते हैं? तो चलिए आज हम अपने वीडियो में इसी CAA को जरा करीब से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एक कानून ने 2 ही दिन में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके UPSC मेंस GS पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज CAA? दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है। असल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हमारे देश की सिटीजनशिप या नागरिकता से जुड़े हुए एस्पेक्ट से डील करता है। यानी 1947 में बंटवारे के साथ स्वतंत्र हुए भारत में किसे भारत का नागरिक माना जाए और किसे नहीं, या फिर देश के आजाद होने के बाद यदि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, या यदि कोई भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, इत्यादि इत्यादि जैसे विषय कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के हर भाग की तरह इस भाग में भी समय के साथ कुछ बदलावों को किए जाने की जरूरत थी। और चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को यूनियन लिस्ट के अंडर प्लेस किया गया है, इसलिए इससे जुड़े नियमों को बनाने या उनमें कोई भी बदलाव करने का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन केवल देश की पार्लियामेंट के पास है। यही कारण है कि 1955 में देश की पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के मैटर्स को और भी बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्ट इनैक्ट किया, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसे समय समय पर कंडीशंस और समय के अनुसार अमेंड किया जाता रहा है। यही कारण है कि इनैक्टमेंट से लेकर आज तक ये एक्ट 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में यानी कुल 6 बार अमेंड किया जा चुका है। इसी कड़ी में 2019 में पास हुए इसके लेटेस्ट अमेंडमेंट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके भारत के मुस्लिम मेजॉरिटी पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इन देशों में रहने वाली नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज को वहां परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए बीते कई दशकों से ये लोग भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में भारत का ये कर्तव्य है कि वो ह्यूमन ग्राउंड्स पर इन्हें अपने यहां संरक्षण दे। यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा CAA के रूल्स रिलीज करते ही झारखंड के गवर्नर ने इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ऑर्फन्स का देश नहीं है और यहां आने वाले राइटफुल इमिग्रेंट्स को भारतीय नागरिकता के रूप में उनकी उचित पहचान दी जाएगी। यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि CAA इन इलीगल इमिग्रेंट्स को सीधे भारत की नागरिकता नहीं देता है, बल्कि वो उन्हें यह हक देता है कि वो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करके इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके, जहां उनका क्लेम सही पाए जाने पर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दी है। गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड 39 पेजेस के रूल्स में एलिजिबल इंडिविजुअल्स के लिए इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए जरूरी प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स और पेपरवर्क्स की जरूरत होगी। यही नहीं, सरकार द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने का फैसला किया गया है, जिसके अंतर्गत आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। साथ ही उन्हें ये साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के निवासी हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या वहां की सरकार से जारी पहचान का कोई प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने 9 तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना है। नागरिकता के आवेदनों पर एक एम्पावर्ड कमेटी फैसला लेगी। इस कमेटी में जनगणना निदेशक, IB, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल हैं। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31,313 गैर मुस्लिमों ने भारत में शरण ली है। यानी 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी भी नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ बताई जाती है। वहीं चुनावी विश्लेषकों का तर्क है कि इस एक कदम से पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। लेकिन CAA का ये सफर उतना सीधा नहीं रहा जितना दिखाई देता है। तो चलिए अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम CAA की टाइमलाइन को जान लेते हैं। टाइमलाइन ऑफ CAA। 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया जाता है, जिसके जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को भारत की सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का रास्ता खुल जाता है। 12 दिसंबर 2019। तत्कालीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इस बिल पर अपनी मुहर लगा देते हैं और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाता है। 15 दिसंबर 2019 इस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। दिल्ली के शाहीन बाग में एक वुमेन लेड प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जहां इस एक्ट के विरोध में एक इंडेफिनिट सिट इन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाता है। यही नहीं, इसी बीच दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सुनी जाती हैं, जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगह इस एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसी दिन दिल्ली में ही बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा CAA के सपोर्ट में एक रैली कंडक्ट करते हैं। जनवरी 2020 का साल शुरू होते होते CAA के विरोध में शुरू हुए प्रोटेस्ट्स और भी ज्यादा संगठित और उग्र दिखाई देने लगते हैं। जहां एक ओर शाहीन बाग में भीड़ का जमावड़ा बढ़ने लगता है, तो वहीं दूसरी ओर CAA को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस की झड़ी सी लग जाती है। इसी बीच 30 जनवरी 2020 को एक शख्स जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हो रहे एंटी CAA प्रोटेस्टर्स पर गोली चला देता है, जिसके बाद देश भर में CAA के अगेंस्ट हो रहे डेमोन्स्ट्रेशंस और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और कई जगह से पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस की खबरें देखने को मिलती हैं। फरवरी 2020। अब तक CAA को लेकर पूरा देश 2 भागों में बंटता दिखाई देने लगता है, जहां इसे लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से तीखी बयानबाजी सामने आने लगती है। कहीं CAA को भारतीय संविधान के विरुद्ध बताया जाता है, तो कहीं से ये बयान आता है कि CAA का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं।
इस सब के बीच 23 फरवरी को देश की राजधानी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है, जिसे कोई अपकमिंग दिल्ली स्टेट इलेक्शन से जोड़कर देखता है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली में चल रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट को तोड़ने की साजिश बताता है। लगभग एक हफ्ते चले इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि की जाती है। मार्च 2020 भारत में कोविड की दस्तक और उसके जवाब में पीएम मोदी द्वारा घोषित नेशन वाइड लॉकडाउन को देखते हुए लगभग 3 महीने से शाहीन बाग में डेरा जमाए बैठी एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स को 24 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस वहां से हटा देती है। कोविड के प्रकोप के चलते लगभग 2 साल तक सीएए का मुद्दा साइडलाइन होता दिखाई पड़ता है। हालांकि इस बीच सीएए को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बहस यूं ही जारी रहती है। 27 दिसंबर 2023 मगर होम मिनिस्टर अमित शाह एक बार फिर सीएए के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की वचनबद्धता की बात को दोहराते हैं। यही नहीं, वो सीएए को लेकर ऑपोजिशन और खासतौर पर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के स्टांस को भी क्रिटिसाइज करते हैं। 2024 होम मिनिस्टर अमित शाह के दिसंबर में दिए बयान के बाद से ही एक बार फिर सीएए को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं, जहां बहुत से चुनाव विश्लेषक और विचारक इस बात का दावा करते हैं कि 2024 में जनरल इलेक्शंस को देखते हुए सरकार इलेक्शंस के पहले सीएए को इम्प्लीमेंट कर सकती है। वहीं जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएए के रूल्स फॉर्मुलेट कर लिए हैं और इन्हीं कयासों के बीच 11 मार्च 2024 को मोदी गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और उससे जुड़े रूल्स को नोटिफाई कर देती है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि सीएए पर 12 दिसंबर 2019 को ही मुहर लग गई थी। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लागू करने वाले नियम बनाने के लिए समय मांगा था। तब से लेकर अब तक सरकार नियम बनाने की इस समय सीमा को 8 बार बढ़ा चुकी है, जिसके चलते सरकार को इस कानून का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। मगर अब जब ये कानून लागू किया जा रहा है तो एक बार फिर से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मगर अब आप पूछ रहे होंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक तरफ इतना विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इनका स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए अब हम इस विषय में भी जान लेते हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सीएए। दोस्तों, अगर हम सीएए के विरोध की बात करें तो इसमें हमें 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। जहां पहले आर्ग्यूमेंट में असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश लोगों को ये आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। इसी बात को लेकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और 30 स्वदेशी संगठनों ने सोमवार को कहा कि वो राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की प्रतियां जलाएंगे। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि वे सीएए के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जबकि इसे लेकर दूसरे आर्ग्यूमेंट्स के अंतर्गत भारत के अन्य क्षेत्र के लोग सीएए का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में 3 देशों से आए सभी 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। इसी कड़ी में विपक्ष का आरोप है कि इसमें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को एक डिवाइसिव थॉट बताया, जहां ट्विटर के माध्यम से उन्होंने सीएए की तुलना गोडसे के विचारों से करते हुए कहा कि ये देश में मुस्लिमों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश है। जबकि इसके उलट केंद्र सरकार का ये तर्क है कि वो सीएए के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसी कड़ी में एक प्रश्न ये भी किया जाता है कि यदि सरकार की मंशा अपने पड़ोसी देशों के रिलीजियस माइनॉरिटीज को उचित संरक्षण देने की है तो फिर इस लिस्ट में म्यांमार के रोहिंग्याज को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यदि इसी तर्क से देखें तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटेरियन म्यांमार में परसिक्यूट किए गए रोहिंग्या मुस्लिम्स की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं हुई है। इसी तरह के प्रश्न पाकिस्तान में परसिक्यूशन झेल रहे अहमदिया सेक्ट के मुस्लिम के लिए उठाए जाते हैं, जहां केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो सीएए के माध्यम से देश के सोशल फैब्रिक को बदलने की कोशिश में है।
यही कारण है कि 2019 में सीएए का मुद्दा उठते ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। 19 दिसंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार का पक्ष जाने बगैर कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी, जिसके बाद सरकार ने इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी प्रस्तुत किया था, जिसमें सीएए को कानून का अंग बताकर इसका बचाव किया गया था। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद से ही याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। खैर, अब इस सब के बीच और जनरल इलेक्शंस की पृष्ठभूमि में सीएए का जो जिन्न बॉटल से बाहर आ गया है, उसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका आने वाले जनरल इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते यूपीएससी एग्जामिनेशन के रेलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, और वो सवाल है, Recent Citizenship Amendment Act has a significant impact on India's secular image with deeper foreign policy implications. Do you agree? Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।